हेलो एवरीवन। आज मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें मैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को मैं करवाती हूँ और वो जितने भी क्वेश्चंस मैं कराती हूँ वो सब किसी न किसी प्रीवियस ईयर पेपर में इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम में पूछे गए होते हैं और मैं यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन करती हूँ कि किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये जितने भी मेंशन्ड एग्ज़ाम हैं सारे क्वेश्चंस किसी पूछे गए क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। इससे रिलेटेड आज मैं कई पार्ट में वीडियोस लेके आऊँगी। तो ये पार्ट 1 है जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊँगी 20 to 25 क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम। तो थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी किससे डिराइव्ड होता है? इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, डिमांड डिपॉजिट, इक्वेशन मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट डिमांड। तो थ्योरी ऑफ डिमांड मनी हमेशा इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज से डिराइव किया जाता है। अब इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है? ये आरपीएससी पीजीटी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो थ्योरी ऑफ डिमांड जो है ये डिराइव होता है इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज से, यानी कि कोई भी मनी तभी डिमांड की जाती है क्योंकि वहाँ पे मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्ट करता है यानी काम करता है। इसी वजह से डिमांड फॉर मनी किस पे डिपेंड करती है? एक्सचेंज ऑफ टेकिंग प्लेस इन अ सोसाइटी, यानी कि किस पे? दो तरीके पे डिपेंड करेगी। पहली तो बिजनेस डील क्या है या प्राइस लेवल कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी मनी डिमांड फॉर मनी। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजायर टू हैव अ कमोडिटी बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू परचेज दैट कमोडिटी एट गिवन प्राइस एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो यानी कि कोई भी जो डिज़ायर है कमोडिटी या को विलिंगनेस के लिए या परचेज करने के लिए किसी भी प्राइस ऑफ किस पॉइंट ऑफ द टाइम पे की जाएगी, सप्लाई पे, यूटिलिटी पे, डिमांड पे या इलास्टिसिटी पे। तो कोई भी कमोडिटी की डिज़ायर या विलिंगनेस उसके डिमांड पे डिपेंड करती है। कमोडिटी की प्राइस के साथ साथ कोई गिवन प्राइस हो और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो डिमांड होना चाहिए वो टाइम, यानी कि किसी चीज़ का डिज़ायर कब होगा हमें? तो डिज़ायर हमें तभी होगा जब वो प्राइस की कमोडिटी मतलब जो गिवन टाइम होगा उसमें विलिंगनेस या एबिलिटी टू पे हमारा कितना है किसी भी प्राइस के ऊपर, उसी को हम डिमांड कहते हैं। और इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे अगर प्राइस बढ़ती जाती है तो हमारा डिमांड कम होता जाता है। पहले हम प्राइस कम पे हम इतना डिमांड करते थे, लेकिन जैसे जैसे प्राइस बढ़ा हमारा डिमांड कम हो गया, प्राइस बढ़ा हमारा डिमांड कम हो गया। तो यानी कि यहाँ पे प्राइस है और यहाँ पे गुड्स की डिमांड है। तो इस तरीके से हम डिमांड करते हैं। तो डिमांड एक इम्पॉर्टेंट है। एट अ पॉइंट ऑफ अ टाइम हमें जो विलिंगनेस या जो भी हम कुछ भी करते हैं वो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ पॉइंट ऑफ किंग ऑन अ किंग डिमांड कर्व इंडिकेट। तो अगर पॉइंट ऑफ किंग देखें और ये किस तरह से बनता है, ये स्विजी द्वारा दिया गया है। ये ओलिगोपोली मार्केट का ये किंग डिमांड कर्व है और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसे होते हैं? ओलिगोपोली मार्केट की तरह होते हैं। और इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये यही इसी पॉइंट से ये मुड़ा हुआ है, मुड़ने को ही हम किंग बोलते हैं। और ये इस तरीके से कुछ फिगर हमारा होता है। ये हमारा AR है कर्व और यहीं से ये जो पॉइंट है ये थोड़ा इधर बन गया है। ये पॉइंट ऐसे जाता है हमारा, ये यहाँ पे होना चाहिए, इस पॉइंट से ऐसे जाएगा, ये नहीं है। और यहाँ से यहीं से हमारा ये AR इधर मुड़ा होता है, MR। और यहाँ पे हमारा होता है Q1 क्वांटिटी और ये हमारा P1 प्राइस है। अब ये क्या है? ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट 1, मार्जिनल कॉस्ट 2, ये हमारा AR कर्व हो गया और ये हमारा MR कर्व होगा। ये रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ये हमारा रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें इस किंग पे बोला है कि हमारा जो किंग डिमांड कर्व क्या इंडिकेट करता है? तो किंग डिमांड कर्व हमारा इंडिकेट करता है कि प्राइस और आउटपुट रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या है? एक तो प्राइस रिजिडिटी, ये ठीक है, और एक क्वांटिटी रिजिडिटी। ये ए और बी हमारा दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। यानी कि डिमांड हमारा ज़्यादा इलास्टिक होगा जब किंग से हम ऊपर जाएंगे, यानी कि इससे ऊपर जाएंगे तो हमारा डिमांड इलास्टिक होगा, जबकि इसके नीचे आएंगे तो हमारा डिमांड लेस इलास्टिक होगा। और ये जो किंग है ये एक मार्क है कि इसके ऊपर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा और नीचे होगा। अगर हम किंग की बात करें तो मेनी किंग जो है वो इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करते हैं और ये जो कि थ्योरी में हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया है, बट ये अक्सर फिक्स माना जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिलेटिवली स्पीकिंग के ऊपर इलास्टिक डिमांड होता है और इसके नीचे हमारा डिमांड इन इलास्टिक होता है। नेक्स्ट है हमारा, दो स्टेटमेंट दिया है असर्शन एंड रीज़न। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस भी थे कि ऐसे को हम सॉल्व कैसे करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो मैं इसी में बता दे रही हूँ आपको कि अगर हमें स्टेटमेंट दिया हो पहला और दूसरा, सबसे पहले हम इन दोनों को इंडिविजुअली पढ़ेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या ये इंडिविजुअली करेक्ट है या नहीं है। सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा ना कि दोनों क्या करेक्ट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट पढ़ के देखेंगे कि इफेक्टिव डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसका कहना है कि क्या इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज करेगा जैसे ही ज़्यादा अगर वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर आप इंडिविजुअली इस स्टेटमेंट के बारे में सोचें तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि हमारा इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज़ होगा अगर इक्विटेबल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो ये तो हमारा अच्छा है कि इफेक्टिव डिमांड डिनोट ही करता है टोटल डिमांड को गुड्स एंड सर्विसेज के, वो भी वेरियस लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, और डिफरेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अगर अलग अलग एग्रीगेट डिमांड है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी उसी के इक्विटेबल होगी। तो ये तो हमारा करेक्ट है। दूसरा देखते हैं स्टेटमेंट हमारा जो रीज़न वाला है कि इफेक्टिव डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर अनस्टेबल देन इफेक्टिव डिमांड ऑफ कंजम्पशन। तो अगर इसकी बात करें तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं, ये बात तो ठीक है। क्यों कंजम्पशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, क्योंकि हम डिमांड का जो फंक्शन है प्राइस के ऊपर, अगर वेल्थ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस हिसाब से प्राइस हमारा कंजम्पशन होता है। प्राइस बढ़ेगी कंजम्पशन कम करेंगे, प्राइस घटेगी कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो इफेक्टिव डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, हमारे कंजम्पशन के कंपैरिजन में। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो हमने अलग अलग देख लिया कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये एक्सप्लेन रीज़न जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता भी है या नहीं असर्शन को। तो आप खुद सोचिए, पहले में इक्विटेबल डिमांड की बात की गई है कि ये इक्विटेबल इफेक्टिव डिमांड इंक्रीज होगा जब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वेल्थ की, और दूसरे में जो स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअल तो सही है लेकिन कहीं से भी वो असर्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे एकदम बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है कि डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारे डिमांड फॉर कंजम्पशन के। हमें कॉम्प्लेक्सिटी की इसमें बात की गई है, जबकि ऊपर वाले स्टेटमेंट में हमें सिर्फ और सिर्फ बताया है कि इफेक्टिव डिमांड बढ़ता है जैसे ही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का। तो बोथ स्टेटमेंट में असर्शन और रीज़न में बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि दोनों तो करेक्ट हैं लेकिन ये एक्सप्लेन एक दूसरे को नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि दूसरे स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से स्टेटमेंट होगा कि विद द हेल्प ऑफ इक्विटेबल वेल्थ जो है सिर्फ कंजम्पशन से रिलेटेड ही होता है या डिमांड से रिलेटेड होता, तो हमारा रीज़न सेटिस्फाई करता है असर्शन को। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आ गया है, इन्वेस्टमेंट से भी रिलेटेड चीज़ें पूछा है, तो इसलिए ये अलग स्टेटमेंट हो जाएगा। और ये तो दोनों इंडिविजुअली करेक्ट होंगे बट एक्सप्लेन नहीं करते हैं एक दूसरे को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द वेज गुड मॉडल। तो वेज गुड मॉडल किसने दिया है, ब्रह्मानंद एंड वकील। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कीन्स द एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्यूरिंग डिप्रेशन। तो कीन्स के अकॉर्डिंग अगर हम ब्रह्मानंद के बारे में एक बार बात कर लेते हैं इनके बारे में, तो इन्होंने अडॉप्ट किया था मॉडिफाइड क्लासिकल थ्योरी ऑफ ग्रोथ, ये ब्रह्मानंद ने, और जिसमें इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इनके कॉन्टेक्स्ट में जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है। तो इसीलिए जो उनकी एक पहले का वर्क था 1956 का प्लानिंग एंड एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, जिसमें वकील एंड ब्रह्मानंद ने ये बताया, एक एट्रीब्यूट दिया कि हमारी जो पावर्टी है वो री एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती है वेज गुड मॉडल के तौर पे। तो इसलिए उन्होंने ये दोनों ने मिलके ये मॉडल डेवलप किया। अब कीन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई कर्व डिप्रेशन में कैसा होता है, तो डिप्रेशन में एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसा होगा अगर हम इसकी बात करें तो वो हॉरिजेंटल लाइन में होगा।
क्योंकि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी टू द ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि हमारा जो ग्रेट डिप्रेशन के टाइम हमसे पूछा है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो कैसा होगा। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सप्लाई कर्व है। तो इस टाइम हमारा सप्लाई कर्व कैसा हो जाएगा, क्योंकि जो एक्चुअल आउटपुट है वो बहुत लेस, एक्चुअल आउटपुट हमारा लेस, वेरी लो हो जाएगा हमारे पोटेंशियल आउटपुट से। और जो कीन्स हैं जो सजेस्ट करते हैं कि जो आउटपुट है हमारा वो इंक्रीज़ करता है सिर्फ जब प्राइस राइज करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो प्राइस लेवल है वो अनअफेक्टेड होगा जीडीपी से, और हम ये देखेंगे कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो कैसा हो जाएगा, हॉरिजेंटल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन सारे स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। पहला है, इफ़ टू डिमांड कर्व आर लीनियर एंड पैरेलल टू ईच अदर देन द perpendicular price the coefficient of elasticity would be same on a different demand curve। इसमें ये बोला है कि अगर दो पैरेलल, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट है, अगर हमारे जो दो डिमांड कर्व हैं, तो डिमांड कर्व चलिए पहला ये है और दूसरा ये है, ये क्या है, लीनियर है, तो लीनियर में सीधी लाइन बनेगी और एक दूसरे के पैरेलल भी है। और पर्टिकुलर प्राइस पे, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्राइस है, सपोज करिए प्राइस पी है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या सेम होगी। तो अगर हम इस बात की बात करें तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी दोनों पे सेम नहीं होगी। जैसे जैसे हम ओरिजिन की तरफ आते हैं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी डिक्रीज करती जाती है जैसे जैसे ओरिजिन पे तरफ आते हैं। तो और जैसे जैसे अगर हम सपोज करिए कि जैसे जैसे हम ओरिजिन की तरफ आते हैं तो हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इंक्रीज़ करेगी, और हम जब दूर जाएंगे तो वो इंक्रीज़ करेगी। यहाँ पे बोला है सेम रहेगी, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट तो हमारा गलत है और हमें इनकरेक्ट ही बोला था, तो पहले ही हमें मिल गया। फिर दूसरा बोला है, ऑन अ लीनियर डिमांड कर्व ऑल द 5 फॉर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी कैन बी डिपिक्टेड। तो येस, दिस इज करेक्ट। अगर हम एक लीनियर डिमांड कर्व बनाएं तो इसमें हर एक 5 तरह के हम इलास्टिसिटी को दिखा सकते हैं। यहाँ पे बीच में 1 होती है इलास्टिसिटी, इसके ऊपर ग्रेटर दैन 1, इसके नीचे लेस दैन 1, इस पॉइंट पे इन्फिनाइट होती है और इस पॉइंट पे 0 के इक्वल होती है। फिर दूसरा नेक्स्ट है, if two demand curve are linear and intersecting each other then the coefficient of elasticity would be same on a different curve and yes, तो ये भी सेम है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ गिफिन गुड द डिमांड कर्व विल बी। तो गिफिन गुड के केस में डिमांड कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट टू द राइट, या हॉरिजेंटल या बैकवर्ड स्लोपिंग। तो हमारा गिफिन के केस में हमेशा जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, क्योंकि गिफिन क्या है, हमारे डिमांड कर्व का अपोजिट है। हमारा नॉर्मल डिमांड कर्व ये कहता है कि जैसे जैसे हमारा डिमांड इज़ अ फंक्शन ऑफ प्राइस, तो प्राइस हमारा क्या है, बढ़ेगा तो डिमांड हमारा घटेगा, और डिमांड हमारा बढ़ेगा तो प्राइस हमारा कम होगा, यानी प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। लेकिन गिफिन गुड एक ऐसा केस है जो कि डिमांड कर्व के नॉर्मल फंक्शन के अपोजिट होता है, यानी कि इसका कहना है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है, वो भी राइट की तरफ इस तरह से जाता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इन कीन्सियन थ्योरी हायर द लेवल ऑफ इफेक्टिव डिमांड ग्रेटर द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या ऐसा होता है क्या कीन्सियन थ्योरी में कि अगर इफेक्टिव डिमांड ज़्यादा होगा तो हमारा एम्प्लॉयमेंट का वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। दूसरा है हमारा, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इफेक्टिव डिमांड इज ऑलवेज लार्जर इनफ टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। तो येस, इफेक्टिव डिमांड की बात दोनों लोगों ने की है, और कीन्सियन ने बताया कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, जबकि क्लासिकल ने बताया है कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करेगा। तो ये दोनों हमारा करेक्ट है, यानी बोथ आर करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द स्टेटमेंट है हमारा, द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस इन द स्टैटिक मॉडल। तो क्या क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजिंग फंक्शन है प्राइस के स्टैटिक मॉडल के। तो येस, क्वांटिटी डिमांडेड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ स्टैटिक मॉडल।
उसके बाद अगर हम देखें दूसरा है क्वांटिटी सप्लाइड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ प्राइस बट इफ प्राइस डज नॉट एक्सीड अ मिनिमम देन इट इज़ नो सप्लाई। यस, अगर प्राइस हमारा मिनिमम से एक्सीड ही नहीं करता है तो वहाँ पे सप्लाई नहीं होगी और वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये भी सही है हमारा। नेक्स्ट है क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑन अ स्टॉक वेरिएबल। तो येस, क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाई दोनों के बेस वो स्टॉक वेरिएबल में ज़ीरो होता है। जो मार्केट है हमारा वो इक्विलिब्रियम होता है और एक्सेस डिमांड वहाँ पे ज़ीरो होता है। नेक्स्ट है हमारा मार्केट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एक्सेस डिमांड इज ज़ीरो। येस, एक्सेस डिमांड अगर नहीं होगा तो मार्केट हमारी इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव इज ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट है एडम स्मिथ ने अपनी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कब दिया था, तो ये 1776 में दिया था, ये तो सबको पता है। विच ऑफ फॉलोइंग इज कंसीडर इंपॉर्टेंट बाई मर्केंटलिस्ट। तो मर्केंटलिस्ट ने किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, तो मर्केंटलिस्ट ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ट्रेड को दिया है। और मर्केंटलिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी जो इकोनॉमिक थॉट्स है उसको मैंने पढ़ाया है, सारा जितने भी इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो मर्केंटलिस्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रेड है वही एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ें हैं पूरे मार्केट में, और वो बिलीव करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट के कंपैरिजन में, और एक्सपोर्ट के साथ साथ वो प्रीशियस मेटल और इन सब को भी एक्सपोर्ट करें और प्रीशियस मेटल को अपने कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा लेके आए। इससे उनकी इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी और बूस्ट होगी। ये मर्केंटलिस्ट की फिलॉसफी थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एज्यूम दैट द सैम्पल आर। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या एज्यूम करते हैं कि हमारा सैंपल कैसा होगा, तो हमारा सैंपल नॉन पैरामेट्रिक के हिसाब से डिपेंडेंट होगा, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक एज्यूम करते हैं कि सैंपल इंडिपेंडेंटली होगा किससे, फ्रॉम सेम अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जनरली अप्लाई करता है टू अनपेयर्ड ग्रुप को और ये एज्यूम करता है विद इन द ग्रुप, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सैंपल है वो कैसा होना चाहिए, सैंपल आर इंडिपेंडेंट, सॉरी ये होगा सैंपल आर इंडिपेंडेंट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं लेबर इज पेड इन वेजेस इट्स ओन वैल्यू हु सेट द स्टेटमेंट। तो अक्सर आपको पीजीटी के अगर एग्जाम देंगे तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करेंगे, तो इसके लिए आप अगर कहीं ना कहीं पढ़े हो तभी आप इसका एग्जाम दे पाएंगे, इसका आंसर दे पाएंगे। तो लेबर इज अनपेड इन वेज ऑफ इट्स ओन वैल्यू। तो अगर आप कार्ल मार्क्स को देखें, अगर आपको थोड़ा बहुत भी किसी की थ्योरी याद हो तो आप बता सकते हैं। तो कार्ल मार्क्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ही बताया था ना अनपेड लेबर के बारे में, और जो लेबर है वो कुछ ऐसा स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का ही है, तो इस तरह से हम कार्ल मार्क्स लगा सकते हैं। क्योंकि जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने बताया था कि बेसिकली जो उनका इन्फ्लुएंस था वो सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट थ्योरी की तरफ था, और एक तरह से मार्क्स का ये रूट है, आइडिया रूट है थ्योरी ऑफ वैल्यू के लिए, जो सजेस्ट करता है कि कमोडिटी डिटरमाइन करती है जो भी सोशली नेसेसरी लेबर टाइम रिक्वायर्ड है प्रोड्यूस करने का। तो इसलिए कार्ल मार्क्स इसका आंसर होगा, क्योंकि माल्थस, एडम स्मिथ और शुम्पेटर ज़्यादा बात लेबर के ऊपर कार्ल मार्क्स ने किया है, तो इस तरह से भी हम उसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट है कीन्स वॉज मोस्ट कंसर्न विद द फॉलोइंग कंसेप्ट। तो किस कंसेप्ट से कीन्स ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कॉस्ट फुल इन्फ्लेशन, डिमांड फुल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन या स्टैगफ्लेशन। तो अगर हम कीन्स की बात करते हैं तो कीन्स डिमांड के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो इसीलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसका ज़्यादा कंसर्न्ड कंसेप्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमें चूज़ करना है करेक्ट आंसर को। फर्स्ट है हमारा इन अ न्यू क्लासिकल थियोरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ कैपिटल एंड रेट ऑफ सेविंग। तो क्या न्यू क्लासिकल थ्योरी में जो रेट है वो डिटरमाइन होते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से और रेट ऑफ सेविंग से, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट और रेट ऑफ सेविंग। दूसरा है न्यू क्लासिकल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन होती है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड। तो यस, लोनेबल फंड इज अ की लाइन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो लोनेबल फंड जो नियो क्लासिकल का एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नियो क्लासिकल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिटरमाइंड होते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड से। और इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको स्वीडिश इकोनॉमिस्ट विक्सेल, बर्लिन, ओहलिन, विनर, गुनार मिडल, इन सब ने
किया है। जो रेट डिटरमाइन होते हैं ये इनका इक्विलिब्रियम देखना होता है क्रेडिट मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड का। तो ये लोनेबल फंड इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारा और कहीं भी नहीं दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। न्यू क्लासिकल में, यहाँ पे क्लासिकल में दिया है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत छोटी छोटी से माइनर अंतर होते हैं हमारे ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व इज। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारा कैसे है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑफर्ड फॉर अ सेल एट अ डिफरेंट प्राइस, the total quantity of intermediate goods offered for a sale at a different price, the total quantity of intermediate and final goods offered for the sale for the different price, या total quantity of final goods and services offered for a sale at a different price। अगर एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करें तो वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करता है, ना ही इंटरमीडिएट और ना ही रॉ मटेरियल। तो ये ऊपर के तो तीन ऐसे ही गलत हो जाते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये फाइनल ये जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करता है सेल के लिए डिफरेंट प्राइजेस पे, और इसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। तो ये इंटरमीडिएट और फाइनल ऑफर नहीं करता है, ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ डिमांड डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन। तो लॉ ऑफ डिमांड किसके बीच की रिलेशनशिप को बताता है? तो ये हमारी प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी के रिलेशनशिप को बताता है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वांटिटी हम कम खरीदेंगे, और जैसे जैसे प्राइस घटेगी वैसे वैसे हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द चेंज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी दैट कॉज अ चेंज इन द डिमांड फॉर अनदर कमोडिटी, इसको हमें बताना है। तो चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी और चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर डिमांड, चेंज इन डिमांड, यानी तो ये इसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं आपको इलास्टिसिटी से भी बेस्ड सारे क्वेश्चन करवाऊंगी, जिसमें मैं उसके सारे न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चन करवाऊंगी। तो अगर हम किसी एक की प्राइस देखते हैं और दूसरे की क्वांटिटी देखते हैं या दूसरे की डिमांड देखते हैं दूसरे गुड्स की, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसमें हम क्या करते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वन गुड अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर गुड, हम इस तरीके से इसका फॉर्मूला लगाते हैं। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉज ऑफ चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड का कारण क्या होता है? तो चेंज इन डिमांड का जो कारण है वो हो सकता है रियल इनकम हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, या क्लाइमेट या वेदर चेंज, यानी सब कुछ एक कारण हो सकते हैं हमारे डिमांड के चेंज होने के। क्लाइमेट चेंज कैसे हो सकता है? अगर आप सोचें तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ हमारे वेदर पैटर्न होते हैं जिसमें हमारे सर्टेन गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ जाती है। जैसे अगर हम बात करें गर्मी की, तो गर्मी में एसी की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है, और ठंडी की बात करें तो हीटर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे हमारे जो डिमांड है चेंज होने के, ये सारे पैटर्न है कि अगर हो सकता है हमारा रियल इनकम चेंज हो जाए या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में कोई चेंज हो जाए तो हमारा डिमांड चेंज हो सकता है, और क्लाइमेट वेदर भी इसका एक वन ऑफ द मेन रीज़न होगा। तो ऑल ऑफ द एबव इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। हमें रॉन्ग बताना है। डिमांड कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कमोडिटी। क्या डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड ही होगा? तो ये तो गलत है, हमेशा नहीं होगा। गिफिन गुड के केस में ये पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे ही अगर वॉर या किसी ऐसे सिचुएशन हो तो भी पॉजिटिव हो जाता है, वेलवेन गुड्स के भी केस में पॉजिटिव हो जाता है। तो डिमांड कर्व हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं रहता है, इसमें बोला है इररिस्पेक्टिव ऑफ कमोडिटी। तो हमारा तो ये स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया, क्योंकि अगर डिमांड कर्व की बात करें तो इसमें गिफिन है, वेलबन है, इसेंशियल गुड्स हैं, इसके एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है, तो इसमें हम नहीं कह सकते हैं। तो हमारा पहले ही मिल गया, तो बाकी का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है गिफिन पैराडॉक्स होल्ड। गिफिन पैराडॉक्स कब होल्ड करता है? तो जब हमारा डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है, तो ये तो गलत हो गया। हमारा डिमांड कर्व राइजिंग होता है, तो राइजिंग तो होता है हमारा डिमांड कर्व, तो ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी नहीं होता है, वर्टिकल भी नहीं होता है। गिफिन पैराडॉक्स इज अ एक्सेप्शनल केस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दैट्स व्हाई द डिमांड कर्व इज राइजिंग लाइक दिस। तो ये है हमारा डिमांड कर्व ऑफ गिफिन गुड्स। नेक्स्ट है गिफिन गुड्स आर। अब गिफिन गुड्स होते क्या हैं? बार बार ये क्वेश्चन हमारे मन में आते होंगे। तो गिफिन गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स दैट पीपल कंज्यूम मोर ऑफ एज अ प्राइस राइज एंड वाइस वर्सा, यानी कि ऐसे गुड
जिसकी प्राइस बढ़ती है तभी लोग खरीदते हैं और प्राइस घटती है तो लोग नहीं खरीदते हैं। जैसे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं जिसमें हमने ये पढ़ा कि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिसकी प्राइस जैसे घटती है तो हम ज़्यादा खरीद लेते हैं और प्राइस बढ़ती है तो हम कम खरीद लेते हैं। लेकिन गिफिन गुड के केस में ऐसा होता है कि लोगों की ये थिंकिंग है कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो प्राइस बढ़ने पे ही लोग खरीदते हैं। जैसे अगर आप देखें, अगर इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एप्पल का आईफोन देख लीजिए। एप्पल का आईफोन जो बड़े लोग हैं या जो नॉर्मल, आजकल तो मिडिल क्लास में भी बहुत ज़्यादा प्रचलन में हो गया है, तो एप्पल का आईफोन कौन खरीदता है और कब खरीदता है? तो एप्पल के स्टोर में अगर आप जाएं तो देखेंगे कि जैसे नया लॉन्च होता है वैसे ही पुराना फ़ोन लोग बाहर कर देते हैं या बेच देते हैं। वो तभी खरीदते हैं जब नया फ़ोन लॉन्च होता है, यानी कि जैसे प्राइस बढ़ती है उनको पता है कि वो ज़्यादा महंगी मिलेगी, फिर भी वो उसी को परचेज़ करना चाहते हैं और जैसे उनकी प्राइस बढ़ती है वो परचेज़ करते हैं। लेकिन अगर प्राइस सोचिए एप्पल की घट जाए, वो नहीं परचेज़ करेंगे, क्योंकि उसमें जो ये फैक्टर आएगा ना कि हमारी प्रेस्टीज की बात हो गई या इसकी बात होगी, जो ज़्यादा शो ऑफ करते हैं ऐसे लोगों के मन में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसलिए ये गिफिन गुड हमारा पहला ही करेक्ट है। ये एक ऑर्डिनरी गुड हम नहीं बोल सकते, और ये जो गुड्स है कंज्यूमर लेस करते हैं, प्राइस राइज एंड वाइस वर्सा, तो नो, ये गलत है और हमारा पहला ही मिल गया ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ शिफ्ट फैक्टर ऑफ डिमांड कर्व। तो कौन सा शिफ्ट फैक्टर नहीं है डिमांड कर्व का, यानी कि किस चीज़ की वजह से हमारा शिफ्ट नहीं करेगा डिमांड कर्व? तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, तो ये सब्सटीट्यूट गुड के प्राइस पे हमारा शिफ्ट कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है टी। अगर टी है हमारा, इसका प्राइस बढ़ गया तो हम शिफ्ट कर जाएंगे कॉफ़ी पे, है ना। प्राइस ऑफ कमोडिटी अंडर ऑब्जर्वेशन, नो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे तो हमारा नहीं करेगा शिफ्ट। अगर लेकिन इनकम है तो इससे हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट कर सकता है। अगर इनकम बढ़ गया तो हम ज़्यादा चीज़ों का डिमांड करेंगे, इनकम घट गया तो कम चीज़ों का डिमांड करेंगे, इससे शिफ्ट हो जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से भी शिफ्ट होगा हमारा डिमांड कर्व। लेकिन ये जो बी है, ये अगर कोई कमोडिटी है वो ऑब्जर्वेशन में है, अंडर ऑब्जर्वेशन में है, तो उसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करेगा और हमसे नॉट पूछा था, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट if there is a successful advertisement campaign for a commodity the demand curve for the same shall be। यानी कि अदर थिंग को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा डिमांड कर्व किस तरीके से होगा? तो अगर अदर थिंग को हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमारा डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मैंने सप्लाई कर्व बना दिया, डिमांड कर्व हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर हम अगर जो डिमांड कर्व है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो डिफरेंट क्वांटिटी और इन सब से भी इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि डिमांड हमारा कैसा बढ़ेगा तो हम जो हमारे शिफ्ट है वो हमारा इस तरीके से होगा, राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम इसके और भी क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों, और जिनको ऐसे टॉपिक वाइज कोई प्रिपरेशन करना हो उसके लिए बहुत बेस्ट है ये। आप इसको ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो बहुत परेशान रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे